हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम काइनेमेटिक्स के पास्ट पेपर्स कर रहे हैं और एमसीक्यूज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स, मोशन, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। तो बेसिकली अब जो आपके सिलेबस में इस टॉपिक का नाम है वो है मोशन। पहले काइनेमेटिक्स हुआ करता था। तो हम उसके पास्ट पेपर से प्रोसीड करें। पास्ट पेपर के साथ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके पास जो बुकलेट्स अवेलेबल हैं वो बुकलेट्स अपने पास रखें। पहले एमसीक्यूज को समझें, ठीक है। तरीक़ेकार ये है कि पहले ख़ुद एक दफ़ा ट्राई करा करें। जब वो नहीं समझ में आए फिर वो ये वीडियो देखें, आप समझें। उसके बाद वीडियो पॉज करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दें और फिर दोबारा ख़ुद से अटैम्प्ट करें। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने समझना है, ठीक है। समझ के ख़ुद से करना है, ये चीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर। जब ये चीज़ डेवलप करोगे तो सीआई के अंदर जो है ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझने का तरीका आएगा। तो हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, ईच रो कंटेन्स अ वेक्टर इन स्केलर क्वांटिटी इन विच रो इज़ द साइज ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू द साइज ऑफ अ स्केलर। साइज ऑफ अ वेक्टर स्केलर की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ है। अगर हम देखें ए पार्ट में तो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार और स्केलर स्पीड ऑफ अ कार। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। वेट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। आप इस चीज़ को नोट करेंगे, तमाम ही ऑप्शंस के अंदर तमाम ही चीज़ें स्केलर भी हैं, वेक्टर भी हैं, मतलब चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं, कोई चीज़ गलत दिख ही नहीं रही। नॉर्मली जो स्केलर वेक्टर के हमने क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर जो है हमने इस चीज़ को देखा था कि स्केलर एक अलग चीज़ दिखती थी, वेक्टर अलग चीज़ें दिखती थी, और हमारे लिए ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना इजी होता था। लेकिन यहाँ पे तो सारे ही स्केलर के नीचे स्केलर हैं, सारी वेक्टर की हेडिंग के नीचे वेक्टर्स हैं। तो अब हम इस किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि साइज ऑफ अ वेक्टर इक्वल टू द साइज ऑफ अ स्केलर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट अगर 10 मीटर्स है और स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? तो कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा बोलेगा ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्पीड है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह वेलोसिटी और डिस्टेंस आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते। वेलोसिटी और स्पीड ये एक ऐसी चीज़ है जो कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और उसी को जब हम वेक्टर बनाते तो वो बन जाती है वेलोसिटी। तो अगर बोला जाए 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेक्टर मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड, तो दोनों की बातें बिल्कुल दुरुस्त होंगी। मास और वेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये केजी के अंदर होता है, ये न्यूटन के अंदर होता है, तो ये भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो पता चला जो हमारा सही आंसर है वो है सी, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी को कंपेयर किया जा सकता है। एक और तरीका भी हो सकता है, आप यूनिट्स को देखो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। देख रहे हो आप, इनके यूनिट्स भी सेम नहीं है, जबकि सी वाले में यूनिट दोनों मीटर पर सेकेंड दोनों स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम है। वेट का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट केजी, इसका भी सेम नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट मोशन। नंबर 1, अ प्लेन फ्लाइज ड्यू ईस्ट फॉर 600 किलोमीटर्स। सही है, ईस्ट की बात करिए, 600 किलोमीटर्स। A runner's average speed in a race around a track is 5 meter per second. Average speed की बात की। Snail cross 3 millimeters per second in a straight line towards lettuce. Lettuce पत्ते को बोलते हैं। Snail पत्ता खाता है ना, तो वो पत्ते को बोलते हैं lettuce. A tourist travel 500 kilometers on a journey. अब स्टेटमेंट बोलते हैं विच स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्क्राइब द वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेगी। पहले वाले को बताएं ड्यू ईस्ट, उसने वर्ड इस्तेमाल किया है ड्यू ईस्ट, ये डिफाइन करती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है। सेकंड वाले में बताओ एवरेज स्पीड, स्पीड तो खुद ही स्केलर हो गई, ये तो मतलब मामला ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो स्नेल्स क्रॉस 3 millimeters per second इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स आर लेटस, यानी वो पूरी डायरेक्शन बता रहा है कि स्नेल किस तरफ जा रहा है, एक पत्ते की तरफ जा रहा है, जो कि इंडिकेट करती है एक वेक्टर क्वांटिटी को। तो ये भी वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया, ये स्केलर। आखिरी पढ़ते हैं। अ टूरिस्ट ट्रैवल 500 किलोमीटर्स ऑन अ जर्नी, 500 किलोमीटर्स ऑन अ जर्नी, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर, कोई डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, स्केलर। तो 1
और 3 आपका जो है बेसिकली वेक्टर को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। अ स्टूडेंट मेजर्स अ स्पीड ऑफ अ ट्रॉली एट 1 इंस्टेंस, द स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड द 2 सेकेंड्स लेटर, ये टाइम है, ये इनिशियल स्पीड आ गई। लेटर द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपकी फाइनल स्पीड आ गई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेटा को देख के पता चला है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल है 4, इनिशियल है 1, टाइम है 2 सेकेंड, 3/2, आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर ये हो जाएगा। डेटा को देखा करो बेटा, डेटा में क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। उसने एक्सेलरेशन मांगी है और वेलोसिटी गिवन की है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले से आप लिंक कर रहे हो, इस वजह से जो है ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्पीड टाइम ग्राफ शो दैट मूवमेंट ऑफ अ कार। अच्छा, ग्राफ के पर्सपेक्टिव से मैंने बात बताई कि सबसे पहले ग्राफ के अंदर पढ़ा जाता है उसका एक्सिस, और जब कभी भी आप एक्सिस पढ़ लो, जैसे यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है, तो लिख लो भाई स्पीड टाइम ग्राफ। और स्पीड टाइम ग्राफ के रिस्पेक्ट से 2 चीज़ें फ़ौरन जहन में लेके आ जाओ, एक स्लोप है और एक है एरिया। स्लोप जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो बराबर होता है आपके एक्सेलरेशन के, ठीक है, और एरिया जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के। अब आगे बात पढ़ते हैं। व्हाट डज द शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट? हालांकि आंसर आपको पहले ही पता चल गया, लेकिन हम ऑप्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, नो। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार, नो। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, यस। द टोटल ट्रैवलिंग टाइम ऑफ अ कार, नो। हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो किस चीज़ को शो करता है? वो आपके डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो वही हमारे उसी हिसाब से हमने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। ये वाली चीज़ जहन में बिठाने वाली है, याद करने वाली है, इससे इस पर वक्त लगा के इसको याद कर लो। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, 2 men jump out of an aeroplane at the same time, ठीक है। One of the men open his parachute and other man remains in free fall। ये फ्री फॉल वाला बंदा, ये पैराशूट वाला। Why is the man in free fall moving faster than the parachutist? अब सही है, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। The man in free fall experiences greater air resistance। अगर वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होता तो क्या लगता है वो तेज़ी से गिर रहा होता। अब कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, उसकी एयर रेजिस्टेंस कम है, लेस एयर, लेट्स से 2 न्यूटन है एयर रेजिस्टेंस, और एक और बंदा है उसका वेट सेम है, लेट्स से 3 न्यूटन वेट है और एयर रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर 3 न्यूटन काम करिए। आपको क्या लगता है ए एक्सेलरेट करेगा या बी एक्सेलरेट करेगा? तो आप बोलोगे ए एक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स काम करी है, दैट इज़ 1 न्यूटन। आप बोलोगे सर ये कैसे निकाली? तो 3 - 2 करके निकाली, जबकि यहाँ पे कोई रिजल्टेंट फोर्स है, यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रही, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा है यहाँ पे। तो ये वाला बंदा जिसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम काम कर रही है, फ्री फॉल वाला बंदा, ठीक है, क्योंकि उसने पैराशूट नहीं खोला हुआ तो एयर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम काम कर रही है। तो ये कहना द मैन इन फ्री फॉल एक्सपीरियंस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, गलत बात है। द मैन इन फ्री फॉल हैज़ अ ग्रेटर मास। मास का ताल्लुक एज सच नहीं होता इस सब चीज़ों से, हम इसका बात करेंगे। ये पॉसिबल आंसर शायद हो सकता हो, आगे देखते हैं ऑप्शंस को, हमारे पास बेहतर है। तो द पैराशूटिस्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, दैट मेक्स सेंस, दैट डज मेक सेंस, ठीक है, कि भाई जो पैराशूटिस्ट है वो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होता है क्योंकि उसका पैराशूट बड़ा है। द पैराशूटिस्ट हैज़ नॉट रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। वेल, अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी पे ना पहुंचा होता तो वो पैराशूटिस्ट भी तेज़ी से फॉल कर रहा होता, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि आपका पैराशूटिस्ट ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। वाई? बिकॉज वो उसका सरफेस एरिया बड़ा है ना, इस वजह से, ठीक है ना, दैट्स द रीज़न। आंसर सी हो जाएगा।
द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, मैं एक छोटी सी नसीहत भी करना चाहूँगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके रिलेटेड तुम लोग जो ना थोड़ा सा इस डायग्राम को भी देख लो, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी ना, जर्नी ऑफ अ पैराशूटिस्ट के हवाले से। ये मैंने नोट्स में भेजी हुई है, ये तुम लोग पूरा गो थ्रू भी कर सकते हो ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर भी हो जाए। सही है भाई, इसको सही से पढ़ लेना, ये मैंने पढ़ा भी दिया था क्लास में, और ये कि तुम लोग खुद भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इन विच डायरेक्शन इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करना है। सही है, उसने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो, जब कभी भी किसी चीज़ को सर्कल के अंदर मूव करना हो, ठीक है, तो सर्कल के अंदर मूव करने के लिए कोई ना कोई सेंटर पॉइंट के अराउंड मूव करेगा। ये कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बंदा सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर हो, चाहे वो पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हमेशा एक फोर्स उसके उस पॉइंट से लेके सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है। ये फोर्स जो आपका एक पॉइंट से लेके सेंटर की तरफ आपको लेके आने की कोशिश करता है या सेंटर से बाइंड करके रखता है, ये फोर्स कहलाती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बारे में हमने पढ़ा भी था फोर्सेस के चैप्टर के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से, ताकि एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी, अच्छा ये फोर्सेस के चैप्टर के अंदर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा भी देता हूँ आपको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा भी दूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा किस तरफ रीडायरेक्ट करती है, सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ। अब मिसाल के तौर पे हम थोड़ा एरोप्लेन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। एरोप्लेन जो है ऊपर की तरफ तो यूं करके तो नहीं घूम रहा, सही है ना नीचे की तरफ यूं करके घूम रहा है, ना इस तरफ करके यूं करके घूम रहा है, वो सर्कल के अंदर घूमना चाह रहा है, ठीक है, यानी वो इस डायरेक्शन, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से वो घूम रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर किस तरफ होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल घूमना है ना, सेंटर इस तरफ, इस पॉइंट के अराउंड वो घूमना चाह रहा है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी के सर्कल के अराउंड वो घूम रहा है, इस तरह से वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस तरह एरोप्लेन घूमना चाह रहा है, ये इसका सेंटर है, और डी फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ रीडायरेक्ट कर रही है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से भी दिखा दूँ जल्दी से। ये आप पढ़ोगे कहाँ से, फोर्सेस के चैप्टर के अंदर आओ, फोर्सेस के नोट्स मैंने भेज दिए ऑलरेडी तुम लोगों को। सर्कुलर मोशन के अंदर ये रहा, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन आ गया, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो सर्कुलर मोशन का, मैंने लिखवा दिया था और समझा भी दिया था आप लोग को, क्वेश्चंस भी हमने कुछ कर लिए थे, तो इसलिए जो है वापस से उस पर सही से देख लेना, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अ स्कीयर इज ट्रैवलिंग डाउनहिल, एक स्कीयर है डाउनहिल ट्रैवल कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑन हार्ड स्नो इज 4 मीटर पर सेकेंड, एक 4 मीटर पर सेकेंड, एंड देन द सॉफ्ट स्नो इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which graph shows the motion of a skier when moving from hard snow to soft snow। अब इसने बोला कि भाई पहले 4 है फिर 2 है। ग्राफ देखो, सारे ग्राफ का एक्सेस पढ़ो, सब स्पीड टाइम ग्राफ है। इसका मतलब है स्पीड टाइम ग्राफ है ना भाई, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो शो करता है किस चीज़ को, एक्सेलरेशन को। अगर पहले एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा 4 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई, इसका मतलब पहले स्लोप ज़्यादा होगा, ग्रेटर स्लोप, ठीक है, देन लेसर स्लोप, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना यार। 4 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है वैल्यू, 2 मीटर पर सेकेंड कम है, तो अगर एक्सेलरेशन स्लोप को इंडिकेट करता है तो ज़्यादा वैल्यू का मतलब है ज़्यादा स्लोप, कम वैल्यू का मतलब है कम स्लोप। अब ज़रा ग्राफ से देखो क्या पता चल रहा है। इसमें देखोगे तो इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं दिख रहा तुम लोग को, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है नो स्लोप, नो स्लोप का मतलब ऑप्शन ही गलत हो गया भाई। इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप एक, ठीक है, ऊपर इसका नेगेटिव आ गया,
ये एक्सेलरेशन हो रही है भाई, और ये क्या हो रही है, डीसेलरेशन। तो उसने तो डीसेलरेशन की तो बात ही नहीं की आपसे, तो डीसेलरेशन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचे सी और डी। अच्छा, सी और डी के अंदर आप देखो, पहले जो है स्लोप ज़्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, और फिर स्लोप आपको क्या हो गया, कम दिख रहा है। और अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो ना, वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 20/5 करके कैलकुलेट कर, 20/5 क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वह पहले आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप आ रहा है, बाद में दूसरा वाला भी आप कैलकुलेट करके देखो उधर 2 मीटर। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। अच्छा, डी में एक प्रॉब्लम है, डी में पहले स्लोप कम है और बाद में स्लोप क्या है, ज़्यादा है। ये डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग के दिमाग में पहले आनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर जाके ऑप्शन सही सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कीप्स एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके अराउंड मूव करता है सर्कुलर पैटर्न के अंदर, सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं ना भाई। अब पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर कौन सी फोर्स आती है, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर जो फोर्स होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और चूंकि ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर्कल के अंदर रखने के लिए कोई भी फोर्स की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। अब ये भी हमने पढ़ा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से, क्या पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज़ को अगर सर्कल के अंदर घूमना है तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर होनी चाहिए, ऐसे ही पढ़ा था। तो अब यहाँ पे कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस। सेंटर हमारा कहाँ आता है, न्यूक्लियस के ऊपर आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो बेसिकली कॉन्सेप्ट दो मिक्स हुए हैं, एक है सर्कुलर मोशन का और एक है इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हवाले से। लेकिन बस बात यही है कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूँकि आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, इसलिए आपको ये बात पता होगी कि दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों मैग्नेट के दरमियान मैग्नेटिक फ़ोर्स होती है, दोनों मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दोनों मासेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों मैग्नेट्स के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्री फॉल पैराशूटिस्ट फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। He then opens his parachute and continues to fall to the earth at lower constant speed. Okay. Which diagram shows the distance fallen by the parachutist varies with time? अब यहाँ पे जो ग्राफ्स हमारे पास देखो, ग्राफ के शेप पे तो बाद में जाऊँगा मैं, पहले ग्राफ के एक्सिस देखो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ले आओ भाई ध्यान में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बराबर होता है स्पीड या वेलोसिटी के, ठीक है, ओ लेवल्स के लेवल के बता रहा हूँ, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, स्पीड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है, कह रहा है भाई पहले वो कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब है अगर स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड बोलना चाह रहे हैं तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कांस्टेंट स्लोप, ऐसा ही है ना भाई। तो उसने बोला कि फर्स्ट फॉल एट अ कांस्टेंट स्पीड, पहली बात। दूसरा, ही देन, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ही देन ओपन हिज पैराशूट एंड कंटिन्यूज टू फॉल एट अ लोअर कांस्टेंट स्पीड। पहले हाई स्लोप होगा, हाई कांस्टेंट स्लोप होगा, फिर लो कांस्टेंट स्लोप होगा। अच्छा, मैंने तुम लोग को एक नसीहत की थी क्लास के अंदर, वही नसीहत की थी कि जब कभी भी ग्राफ की बात हो ना, तो अपने पास क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना शुरू के पेपर में एक पैटर्न बना लो। जैसे मैंने तुम लोग को पैटर्न सिखाया था ना, एक ये बताया था, ये होता है नो स्लोप, ठीक है। एक पहाड़ बताया था मैंने, ये कहलाता है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये कहलाता है नेगेटिव कांस्टेंट, सही है ना। फिर हमने तुम्हें एक सितारा बना के दिखाया था इस तरीके से, ये कहलाता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है। ये कहलाता है आपका नेगेटिव
इंक्रीजिंग, फिर ये कहलाता है आपका जो है नेगेटिव डिक्रीजिंग, ये कहलाता है आपका जो है पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको सिखाया था, ये चीज़ सिखाई थी आपको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन बोल रहा है कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप कौन सा है भाइयों? कांस्टेंट स्लोप आपका ये वाला है। इसका मतलब ग्राफ में हमने ये चीज़ तलाश करनी है। आगे देखते हैं, आप ए पार्ट पढ़ो। विच डायग्राम शोज द डिस्टेंस फॉलोन बाय द पैराशूट वेरीज विद टाइम। अब वो बोल रहा है भाई कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए था। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्लोप। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये तो नो स्लोप है। नो स्लोप का मतलब नो स्पीड, नो स्लोप का मतलब नो स्पीड। ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। अब अच्छा बी पे आओ। बी पे बाद में आएंगे, बल्कि छोड़ो, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आसान है ना, वही उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है। सी पे आओ ज़रा। यहाँ पे भी देखो वाई हॉरिजॉन्टल नो स्लोप्स, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाई हमारी स्पीड जीरो थोड़ी ना हो रही है। डी पे देखो, डी बोल रहा है कि भाई पहले तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? नो स्लोप। नो स्लोप का मतलब नो स्पीड। अब ऐसा तो उसने कहीं नहीं बोला कि वो रेस्ट के ऊपर आ रहा है, ऐसा ही है ना भाई, उसने कहाँ बोला कि रेस्ट के ऊपर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बी। बी में देखो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये बड़ा स्लोप है, यानी ये बड़ी कांस्टेंट वैल्यू है, फिर ये क्या है? छोटी कांस्टेंट वैल्यू है। और क्वेश्चन भी आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ही देन ओपन हिज पैराशूट एंड कंटिन्यूज टू फॉल टू द अर्थ एट लोअर कांस्टेंट स्पीड, यानी कंपैरेटिवली कम होगी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ रनर ड्यूरिंग अ रेस। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रनर ड्यूरिंग द रेस। डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ग्राफ के एक्सिस पढ़ो। एक्सिस बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन को शो करता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया वो डिस्टेंस को शो करता है। तो अगर वो बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, इसका मतलब वो हमसे क्या निकालने को बोल रहा है? एरिया निकालने को बोल रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है? एरिया निकालना है, ठीक है भाई। एरिया निकालना है आपने। 1 2 3 4 इन चारों का एरिया अलग अलग करके निकालो। एरिया निकाल के इन तमाम को क्या करना है? ऐड अप करना है। अच्छा, कुछ लोगों ने ना एरिया निकालने में गलती की हुई है, तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि जब टेस्ट वगैरह में उन्होंने दिया था तो एरिया निकालने में उनसे गलती हुई है। तो मैं एक दफ़ा एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये गलती पेपर वगैरह के अंदर रिपीट ना हो। पहला एरिया है ये वाला, ठीक है भाई, ये पहला एरिया। अगर इस पे आप गौर करो, ये ट्रायंगल शेप बन रहा है। 1/2 बेस टाइम्स हाइट हो जाएगा। 1/2 बेस इसकी हो जाएगी, ये आपकी बेस है, और ये क्या आपकी हाइट। बेस है आपकी 4, हाइट है आपकी 5, 4 टाइम्स 5, तो 10 मीटर्स आ जाएगा यहाँ से। दूसरा एरिया आपका अगर आप गौर करो तो एक अदद आपका बन रहा है रेक्टेंगल, ये इस तरीके से। चलिए इसे कलर भी करते हैं, इसे एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है भाई। रेक्टेंगल में आएगा लेंथ टाइम्स ब्रेथ। अच्छा, लेंथ होगी 4 से स्टार्ट होके 14, तो यानी 14 - 4 होनी चाहिए, यानी ये 10 मीटर्स हो जाएगी। और हाइट जो है इसकी 0 से स्टार्ट होके 5 तक जा रही है, यानी 5 मीटर होगी। तो 10 टाइम्स 5 करोगे, 10 टाइम्स 5 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर आपका थर्ड जो शेप है वो भी एक रेक्टेंगल बन रहा है इस तरह से। थर्ड शेप भी एक रेक्टेंगल है, तो इसको भी आप लेंथ टाइम्स ब्रेथ कर सकते हो। अब ये जो शुरू हो रहा है वो 14 से स्टार्ट होकर 16 जा रहा है। 16 - 14 कितना हो जाएगा? 2 मीटर्स। और ये 0 से स्टार्ट होकर 5 पे जा रहा है यहाँ से वर्टिकली, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 आ रहा है, वर्टिकल कितना आ रहा है? 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। फाइनली यू हैव अ ट्राइंगल अगेन। और ट्राइंगल का निकालने के लिए आप वापस से एक इस तरह से बना लीजिए,
ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। हाफ बेस जो होगी वो ये वाली होगी, ये थी 14 to 16, यानी आपका हो जाएगा 2 और हाइट जो है आपकी ये 5 है और ये है 10, तो ये आपके यहाँ पे 10 आ रही है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 माइनस 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 5 मीटर्स आ जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर्स। तो आप इन सबको ऐड करो, 10 प्लस 50 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स, 60 70 75 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होना है। मज़ीद आगे प्रोसीड करते हैं। सॉरी। A car moves in a circle at a constant speed. What is the direction of the resultant force acting on a car? सर्कल में मूव कर रहा है, उसने क्वेश्चन क्या बोला, सर्कुलर। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? अभी आपको समझाया था हमने कि जब कोई भी चीज़ सर्कल के अंदर मूव करती है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ रिडायरेक्ट करती है उसकी फोर्स, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपका सेंटर है, इस तरफ कौन सी फोर्स आ रही है आपकी, आप देखोगे इस तरफ जो फोर्स आ रही है वो आपकी बी आ रही है, क्योंकि बी ऐसी फोर्स है जो सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ पॉइंट कर रही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच व्हीकल हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अब आपके पास स्पीड वगैरह गिवन है भाई और टाइम है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। हर एक की स्पीड आपके 2.5/2 इस तरह से करके आप वैल्यू निकालो, और जिसकी एक्सेलरेशन जिसका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होगा, क्योंकि A=V/T होगा। आंसर 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम है 10 सेकेंड्स, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका सीधा आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप दूसरे ऑप्शंस को भी वर्क कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने करवा दिया तो बस आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम अ ट्रैफिक लाइट फॉर 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहली चीज़ उसने बोला 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट करता है। इट स्टेज एट अ स्टडी स्पीड फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड तक स्टडी स्पीड पर रहता है, यानी नो एक्सेलरेशन। देन ब्रेक्स टू अ 3 सेकेंड स्टॉप, यानी 3 सेकेंड लगा के फिर वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। विच ग्राफ शोज द जर्नी? अब ग्राफ शो बताना है क्या शो कर रहा है जर्नी को। अच्छा भाई, सबसे पहले तमाम ग्राफ के एक्सेस के ऊपर नज़र डाली तो सब स्पीड टाइम ग्राफ हैं, तो सिंपल से आप बोलोगे भाई ये सब स्पीड टाइम ग्राफ हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो है हमारी चूँकि जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है। ठीक है, साथ साथ आपने वापस से उस पेज के ऊपर भी आ जाना जिस पे आपने अपने ग्राफ के शेप बनाए हुए थे। इसको अपने दिमाग में तो नहीं, बेसिकली जहन में रखते हुए इसको आगे सॉल्व करना है। ये भी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं ना, ताकि आपके लिए ईजी रहे चीज़। ये आ गई भाई, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला वो एक्सेलरेट करता है 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है, और 20 सेकंड के लिए वो क्या करता है, एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है। तो सबसे पहले हम ए वाले को देखते हैं। ए वाला ये दिखा रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान में रखना, स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन। ये वाला स्लोप दिखा रहा है, यानी पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप दिखा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद वो दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब नो स्लोप। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन ये तो 10 सेकंड तक एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ यहाँ तक एक्सेलरेट कर रहा है, और फिर ये पूरा पार्ट तो ये कांस्टेंट स्पीड, यानी ये 10 सेकंड के अंदर ही वो कांस्टेंट स्पीड पे चला गया। नो स्लोप है ना, ये कांस्टेंट स्पीड पे है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आओ। उसने बोला 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करा, फिर वो कह रहा है वो कांस्टेंट, वो तकरीबन जो है स्टेड एट अ स्टडी स्पीड फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड तक वो स्टडी स्पीड पे रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 20 सेकंड तक यहाँ पे स्टडी स्पीड पे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है।
वो कह रहा है इट स्टेट एट स्टेडी स्पीड फॉर 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड तक नहीं, 20 सेकेंड के लिए। यानी अगर आप 10 सेकेंड के बाद 20 और लगाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक वो स्टेडी स्पीड पे रहा है। बड़े जो है इंग्लिश का मामला आ गया यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ 10 सेकेंड के लिए स्टेडी स्पीड पे, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आओ। ऑप्शन डी बोल रहा है कि एक्सेलरेट्स फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक चलो वो एक्सेलरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिर 10 से 20 सेकंड तक, लेकिन 10 से 20 सेकंड्स तक, यानी मज़ीद 30 सेकंड्स तक वो कांस्टेंट स्पीड से, स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है। स्टेडी स्पीड का मतलब होता है नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये तो पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है। वो पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। एक्सेलरेशन हमारी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा आपके पास ऑप्शन बी, आपका आंसर बी ही होगा। पहली बात, वो एक्सेलरेट कर रहा है, पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिर 10 से 20 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड पे नो एक्सेलरेशन। फिर फर्दर 3 सेकंड्स तक उसने क्या करा, डीसेलरेट करा, जिस तरह उसने क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया उसी तरह से। इससे आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, a skydiver falls from rest through air and reaches terminal velocity. What is the acceleration of skydiver during his fall? अब रेस्ट से वो गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी पे जा रहा है। यहाँ पे आ जाओ। एक बंदा जब इनिशियल लेवल के ऊपर गिरता है ना, तो यहाँ पे ज़रा देखो, द पैराशूट इज जस्ट जम्प फ्रॉम द प्लेन ड्यू टू विच इट्स फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। अभी सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वो क्या हो जाता है, उसका वेट उसके एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। जब वेट उसका एयर रेजिस्टेंस के बराबर आता है, एज द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, इट नाउ बिकम इक्वल्स टू द वेट। जब वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर आता है, एयर रेजिस्टेंस के, द ऑब्जेक्ट रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड पे रीच कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी कोई चीज़ गिरती है तो इनिशियली जो उसकी स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होती है, वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसका वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। उस केस के अंदर उसकी जो स्पीड या एक्सेलरेशन होती है वो हो जाती है 9.8 मीटर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पता चला कि वो स्टार्ट करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कहाँ पे पहुँच जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे पहुँच जाता है जब जो है वो टर्मिनल स्पीड पे पहुँचता है। तो इससे आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ साइक्लिस्ट ट्रैवल। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, तो जल्दी से हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अ साइक्लिस्ट ट्रैवल along a hilly road without a sign using the pedal or brakes. Air resistance and friction are negligible. The speed time graph shows the cyclist. At which point did he reach the bottom of the first hill? जब कभी भी कोई बंदा बॉटम पे पहुंचेगा, ठीक है, आप बस सोचिएगा, एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, जब वो नीचे भागेगा भागेगा भागेगा, उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड किधर होगी, जो सबसे नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे ज़्यादा स्पीड पहले कहाँ पे आपको दिख रही है, आप देखोगे ए पॉइंट पे वो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बी पॉइंट पे जैसे पहुँचते उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है। मैक्सिमम स्पीड दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही, 0 1 2। अगर नहीं समझ में आया कर इस तरह मार्किंग कर लिया कर, 4 5 6 रैंडमली, तो आपको देखिएगा 6 पे पहुँच गया वो, यानी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, यानी ये बॉटम पे होगा ना। फिर दोबारा स्पीड कम होने लग गई। अब बंदे की स्पीड कब कम होती है, जब वो वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता है, ऐसे ही है ना। फिर दोबारा जब स्पीड कम हो जाती है, फिर दोबारा जब नीचे आएगा तो दोबारा स्पीड बढ़ जाएगी। क्या पता चले, जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी। यही चीज़ आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी देखते हो। जो एक गाड़ी नीचे की तरफ आती है, पुल से नीचे उतरती है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो पुल के ऊपर चढ़ना शुरू होती है तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होके कम होना शुरू हो जाती है, अगर आप एक्सीलेटर नहीं दबा रहे हो तो।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी हो जाएगा, क्योंकि बी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वह हिल के बॉटम पे आ चुका है और हिल के बॉटम पे आके उसकी स्पीड मैक्सिमम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राफ shows represent the journey of a car. The dots separated different section of the journey. There are 6 different sections. How many sections present the car moving a non-uniform acceleration? Non-uniform का मतलब होता है कर्व्स। सितारे वाले जितने भी हैं ना वो सब नॉन यूनिफॉर्म है। देखो सितारे के कितना है, ये एक पार्ट आया सितारे का, ठीक है, फिर सितारे का एक ये वाला पार्ट आया, ठीक है, ये 2 हो गए, और कोई दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म? बाकी सब तो स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस तो यूनिफॉर्म होती हैं। इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। A steel ball is just released below the surface of a thick oil in a cylinder during the first few centimeters of a travel. What is the acceleration of the ball? ठीक है, अब इनिशियल लेवल के ऊपर जब कभी भी कोई चीज़ गिरेगी ऑफ कोर्स, तो मैंने आपको बताया था इनिशियल लेवल के ऊपर उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो बोले फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ट्रैवल, वो ज़्यादा नहीं हो गया, फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर्स। तो पहले फ्यू सेंटीमीटर्स तक तो इतना रेजिस्टेंस का एक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे ही गिर रही होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाद में जब वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी तो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी एक्सेलरेशन उसकी। तो आंसर इसका जो होना चाहिए, जो मुनासिब है, वो ए होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे वो कांस्टेंट होगी और फर्स्ट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको जो है ना पैराशूटिस्ट की जर्नी से भी समझ सकते हो। ये देखो, जब वो शुरू में गिरेगा तो स्पीड उस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी फिर एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और एयर रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद फिर वो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर आता है। तो बिल्कुल बॉल भी उसी तरह बिहेव करती है। The speed time graph of a falling skydiver is shown below. As he falls, the skydiver spreads out his arm and legs and then opens his parachute. ठीक है, which part of the graph shows the skydiver falling with a terminal velocity? Terminal velocity means no slope. Speed time graph है ना, no slope मतलब no acceleration। मैं फिर बोल रहा हूँ ये स्पीड टाइम ग्राफ है। एक्सेस मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है, अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा इस चीज़ को। तो टर्मिनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है वो डी पे दिख रही है, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन ऑफ अ कार फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन द 4 सेकेंड? 4 सेकेंड तक डिस्टेंस निकालना है। ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, इसका एरिया अलग निकालोगे, इसका एरिया अलग निकालोगे, इन दोनों को आपस में ऐड अप कर दोगे, ठीक है। मैं ये टाइप का क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 20, a particle is moving in a horizontal circle about O. P moves at constant speed, ठीक है। Which statement is true? A force of a constant size acts on a P in the direction of motion. अच्छा, पहले तो ये बात समझ लो कि ये सर्कल के अंदर घूम रहा है। सर्कल के अंदर घूमने का मतलब है कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अ सर्कल, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं। Which statement is true? A force of a constant size acts on P in the direction of motion. इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए या इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए? टूवर्ड्स O करना चाहिए, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ए गलत है। A force of a constant size acts on P towards O. Yes, ये आपका आंसर ठीक है। A force on P varies in size. इट मूव्स अराउंड द सर्कल। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी किसी चीज़ को सर्कल के अंदर घुमाना होता है ना, और एक पर्टिकुलर सर्कल में, तो उसकी फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे ये 10 न्यूटन है ना, तो ये 10 न्यूटन रहेगी जब तक ये पूरे सर्कल में घूमता रहेगा, हमेशा कितनी रहेगी? 10 न्यूटन। अगर इसकी वैल्यू चेंज होगा, इसका मतलब सर्कल चेंज हो जाएगा आपका। देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा नहीं है। जो आपका सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वही आपकी रिजल्टेंट फोर्स है। इससे आपका सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। Question number 21. An object falls from rest
through air, its velocity increases until it reaches terminal velocity, which quantity increases until its terminal velocity is reached. जब तक टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं हो जाती एक बंदे की स्पीड बढ़ती रहती है, और स्पीड बढ़ती रहती है इसी वजह से उसकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। देखो भाई, एक्सेलरेशन तो कम होती है, रिजल्टेंट फोर्स भी कम होती है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। इसको इस तरह जहन में रख सकते हो आप, F इज इक्वल टू एम है कि अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है तो फोर्स भी तो कम हो रही होगी। वेट कभी चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो बंदा कर रहा है क्या उसका मास इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं। अगर मास इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो वेट क्यों इंक्रीज़ होगा उसका? तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ए भी। सीधी एक चीज़ बची है, रिजल्टेंट फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, सॉरी। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस के केस में एक चीज़ और समझाऊं, जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी के अंदर ना, कार के अंदर, तो तुमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि जब कार स्लो मूव करती है, अपना हाथ हल्का सा बाहर निकालोगे तो एयर का प्रेशर आपके हाथ में ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर वही कार स्पीड में हो तो आप हाथ बाहर निकालोगे तो फिर आपको एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने हाथ पे फील होगा। तो पता चला कि स्पीड बढ़ाने से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और स्पीड कम करने से एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो अगर एक कोई सी चीज़ की स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी एयर रेजिस्टेंस क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। इस वजह से आंसर उसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज़ इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप फ़िलहाल छोड़ सकते हैं, जब इंशाल्लाह हम टॉपिक एनर्जी का कवर करेंगे तब इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टूडेंट वॉक एट अ कांस्टेंट स्पीड, ही टेक्स 100 seconds टू टेक 160 paces. The length of each pace is 0.8 meters. How far does the student walk for 50 seconds? तो 100 सेकेंड्स के अंदर वो 160 पेसेस कवर कर रहा है, ठीक है। 50 सेकेंड्स के अंदर कितना करेगा? आप बोलोगे इसका आधा करेगा, ज़ाहिर है, ठीक है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 160 × 50 डिवाइडेड बाय 100, इसका आधा कर लें आप तो आ जाएगा 80 पेसेस, और एक पेस 0.8 के बराबर है, तो 8 8 ज़ा 64 आई गेस। तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 64 मीटर्स। आंसर इसका ए आ जाएगा, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। A cyclist take a ride lasting 25 seconds and the diagram shows her distance traveled from the starting position. What is the average speed? मांगा गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है आपकी, फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखो यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल, तो डायरेक्ट गिवन द टोटल डिस्टेंस आपके पास है सीधा 150 मीटर्स, और टोटल टाइम 25 सेकेंड्स। तो 150 मीटर कवर करने में 25 सेकेंड लगने, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 25 1 2 3 4 5 6 आएगा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा कैलकुलेशन, तकरीबन 6 हो जाएगा इंशाल्लाह, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, अपने कोई एरिया वेरिया नहीं निकालना था भाई। तो अभी बोलते हैं कि हम लोग जो है ना पहले एक्सेस पढ़ लो। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन था ये, और स्पीड निकालनी थी, ठीक है। लेकिन कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा ये लगाओगे आप, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट वेरिएंट नहीं निकालने बैठ जाना। Question number 25, a car begins to move its speed up until it reaches a constant speed. It continues to travel at this constant speed for the rest of the journey. अच्छा जी, what happens to the acceleration? What happens to the velocity of the car during this journey? Speed up कर रही है until it reaches the constant speed. It continues to travel at the constant speed for the rest of the journey. मतलब constant speed का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। वो सिंपल पैराशूटिस्ट की जर्नी बार आ रही है, टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए बोल रहा था पैराशूटिस्ट की जर्नी एक दफ़ा रिवाइज कर लो सही से, उसी के रिस्पेक्ट से तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। व्हाट हैपन्स टू द एक्सेलरेशन? तो भाई इनिशियली एक्सेलरेशन ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, बाद में एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी इंक्रीज होके कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाएगी। अच्छा, ड्यूरिंग द जर्नी व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। जब जर्नी शुरू की थी तब उसकी स्पीड बढ़ रही थी, और जब जर्नी कंटिन्यू हुई थी तब कांस्टेंट स्पीड थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया रहा है ड्यूरिंग द जर्नी। ड्यूरिंग द जर्नी का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ भी बना लूँ ना तुम लोग के सामने, स्पीड टाइम ग्राफ का बना देता हूँ। पहले एक्सेलरेट करा और फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे, तो ये ड्यूरिंग द जर्नी है ये, और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इनिशियल का है और ये ड्यूरिंग द जर्नी का है। तो पूछ रहे हैं भाई ड्यूरिंग द जर्नी क्या है। ड्यूरिंग द जर्नी भाई कांस्टेंट स्पीड है उसकी, जाहिर है कांस्टेंट वेलोसिटी है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कोई चेंज नहीं है। और एक्सेलरेशन ज़ीरो है, सीधी सीधी एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रही। ऑप्शन पढ़ो, बोथ एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी चेंज, नहीं भाई, ओनली एक्सेलरेशन चेंजेस, नहीं, ओनली वेलोसिटी चेंज, नीदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी चेंज। आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टली देखा जाए ना एक्सेलरेशन आपकी मतलब हो रही है ना आपकी स्पीड चेंज हो रही है, डी आंसर हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन 26 में आया, अगर आप गौर से देखो इसी टाइप की डायग्राम यहाँ पे बनी हुई थी, यही डायग्राम इन्होंने बना के दे दी, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। वही 10 to 20 सेकेंड्स पूछ रहे हैं आपसे, देख रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये वाला मैं क्वेश्चन आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप ये वाला खुद अटैम्प्ट करोगे, कि ऊपर यही एक्सप्लेन किया। स्पीड टाइम ग्राफ है भाइयों बहनों, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस आपसे बोला गया है। टोटल डिस्टेंस का मतलब आप समझ जाओ, एरिया अंडर द ग्राफ आपसे मांगा गया है, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के इसको दे देना भाई आप। अब क्वेश्चन नंबर 28, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। अ लॉरी टेक्स 15 मिनट्स टू टेक्स along the path PQRS, what is the average speed of the lorry? एवरेज स्पीड निकालनी है, वही एवरेज स्पीड आपको पता है कि होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वलेंट टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस है 8 + 3 + 5, टोटल टाइम की बात करें तो 15 मिनट्स गिवन है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 15 से डिवाइड कर देंगे, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखो ये आवर्स है, तो हमें 15 मिनट्स को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। 1 आवर इज इक्वलेंट टू 60 मिनट्स, देन 15 मिनट्स विल बी इक्वलेंट टू हाउ मेनी आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। दैट विल बी इक्वलेंट टू x मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज इक्वलेंट टू 1 मल्टीप्लाई बाय 15, x विल बी इक्वलेंट टू 15 अपॉन 60, दैट इज इक्वलेंट टू 0.25 आवर्स, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 0.25 आवर्स लिखोगे, कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब इसका आंसर निकालोगे वो आएगा 64 किलोमीटर्स पर आवर, का आंसर डी हो जाएगा आपका। बहुत सारे लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो इससे उससे गलती हो जाती है। कन्वर्जन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आओ। एट टाइम T1 द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम स्टेशनरी बलून, एट टाइम द स्टोन रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी एट टाइम T2, ठीक है। विच रॉक गिव द एक्सेलरेशन, भाई सीधी सीधी सी बात है। पैराशूटिस्ट छोड़ दो स्टोन को, आप पैराशूटिस्ट के बारे में सोचो। अब वो शुरू में जब गिरेगा तो गिरने के वक्त हमने क्या बताया, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जीरो नहीं होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, क्योंकि वेट तो एक्ट कर रहा होता है ना। वेट का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, mg। तो अगर जब कोई बंदा प्लेन में भी बैठा हुआ है अगर, तो उसका वेट है क्या नहीं है, आप बोलोगे सर उसका वेट तो है। तो अगर उसका वेट है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन शुरू की है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे गिरना शुरू करता है। फिर क्या हो जाता है, फिर जैसे जैसे वो गिरता है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, उसका वेट या रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा खुद ट्राई करें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। इनकेस अगर नहीं हो पाता है तो मुझे व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ लेना, या फिर हम लोग एक क्लास लेंगे क्वेरी क्लास के नाम से ना, तो वो उसमें फिर डिस्कस कर सकते हैं इसे। 31 मैंने आपको बताया, 31 जो है इंशाल्लाह एनर्जी वाले टॉपिक को डिस्कस करके करेंगे। 32 ये बहुत इजी क्वेश्चन है।
स्केलर वेक्टर बताना है, स्केलर वेक्टर मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको आना चाहिए। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ है, सिंपल आपको पता है कैसे निकालना है। एरिया अंडर द ग्राफ, ट्राइंगल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 34, द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ रेलवे ट्रेन मेकिंग अ शॉर्ट स्टॉप एट अ स्टेशन। स्टॉप बोल रहा है भाई वो, स्टॉप का मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, 0। स्पीड 0 कहाँ हो रही है, सी में हो रही है। ये 0 स्पीड है, ये 0 स्पीड है, स्पीड 0 यहाँ हो रही है, इससे यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड 0 नहीं हुई है, 1 मीटर पर सेकंड लेट से, ये 4 मीटर पर सेकंड लेट से, ये 2 मीटर पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 0 कहाँ होती है, 0 यहाँ होती है, यहाँ पे 0 हो रही है आपकी, लिखा हुआ भी है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट जर्नी, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेम जर्नी विच। अब स्पीड टाइम ग्राफ है ना भाई, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है किस चीज़ के, एक्सेलरेशन के, ऐसा ही है ना भाई। तो अब हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ भाई, आप क्या, कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, कोई मसला नहीं है। अब ये है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाय द वे। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है हमने बताना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे शो हो रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो शो करता है किसको, वेलोसिटी को शो करता है, स्पीड को। स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड को बढ़ना। अब ज़रा देखो भाई, यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, ये कांस्टेंट स्लोप है। कांस्टेंट स्लोप का मतलब स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तो कोई स्लोप ही नहीं है, इसका मतलब स्पीड तो 0 है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये हमने पढ़ाया था तारे के हिसाब से, ये कहलाती है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ये पढ़ाया था हमने। ये कहलाती है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। दो ग्राफ बने हुए, एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग का बना हुआ है और बना हुआ है एक पॉजिटिव डिक्रीजिंग। स्पीड वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ये तो डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। क्या बचा, ऑप्शन है पॉजिटिव इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़नी चाहिए आपकी, एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए आंसर है। जब भी एक्सेलरेशन की बारी आएगी ना बेटा, ये आंसर है आपका, सीधा सीधी बात है। 36 वही डिस्टेंस निकालना है 30 सेकंड्स तक, एरिया अंडर द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 37, अब ये होमवर्क क्वेश्चन आ गए आपके, ठीक है भाई, इसका डिस्कस करना शुरू करते हैं। A sphere is falling at terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है भाई। टर्मिनल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन आपको पता है कि 0 होती है, और वेलोसिटी फिर क्या होती है, सेम होती है। टर्मिनल का मतलब, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा इसमें पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसको इतनी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर। तो एक्सेलरेशन इसमें हमारी 0 हो जाएगी और वेलोसिटी इसमें हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। वही एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टोटल डिस्टेंस ये रहा, टोटल टाइम ये रहा, आराम से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। द ग्राफ शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्ट्रेट लाइन, इन विच सेक्शन इज द कार डीसेलरेटिंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है भाइयों और बहनों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है हमने पढ़ा है, वो बराबर होता है वेलोसिटी के। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये यानी एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, तो डीसेलरेटिंग यानी वेलोसिटी जिसमें डिक्रीज होती है वो क्या होता है, डीसेलरेशन होता है। तो आंसर इसका सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, प्लीज़ इसको आपने खुद से करना है। कांस्टेंट कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। 41 ग्रेटेस्ट स्पीड बतानी है, किस क्या रीच हुई है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, आपसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट स्पीड क्या रीच हुई है बता। भाई सबसे ज़्यादा स्पीड की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड की वैल्यू आपकी 3 है, तो आंसर सी हो जाएगा सीधा सीधा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, एरिया निकालने ना बैठ जाना।
कि स्लोप निकालने ना बैठ जाना, एक्सेलरेशन नहीं मांगी है, स्लोप नहीं निकालना, डिस्टेंस नहीं मांगा है, एरिया नहीं निकालना, सिर्फ स्पीड मांगी है और हेवी स्पीड टाइम ग्राफ, तो एक्सिस से आंसर निकाल लो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 42 ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर जर्नी ऑफ अ पैराशूटिस्ट है, ये भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी कर्व्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म, ये रहा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ शोज द टू रनर्स इज शोन, दे आर रनिंग ऑन अ सेम ट्रैक। ये ज़ीरो है, हमें इमेजनरी बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब हुआ रनर 1 जो है वो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है रनर 2 के रिस्पेक्ट से, सही है, ये चीज़ समझ। अच्छा एक और चीज़, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कांस्टेंट, सॉरी स्लोप होता है एक्सेलरेशन के बराबर, है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब है नो स्लोप, मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन कोई नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब लिखा हुआ है दो स्टेटमेंट कौन से सेम होने चाहिए? बोथ रनर स्टार्टेड एट द सेम मोमेंट, रनर 1 हैज़ द ग्रेटर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है नहीं भाई। रनर 1 is moving faster than runner 2. Yes, this could be a possible answer. The distance between the two runners stays constant. जैसे जैसे ये लोग भागते रहेंगे डिस्टेंस इनका बढ़ता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा जिसकी स्पीड ज़्यादा है, एक बंदा जिसकी स्पीड स्लो है। जैसे जैसे वो, जैसे इमेजिन करो दो गाड़ियाँ हैं वो रेस कर रही हैं, एक गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, दूसरे की स्पीड कम है, तो जब दोनों भाग रही होंगी तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका और जिसकी स्पीड कम है उसमें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्या लगता है डिस्टेंस बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए उनके दरमियान? वो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए? ये आंसर इसका डी तो नहीं हो सकता, तो आंसर सी इसको ज़्यादा सही लग रहा है, सी आंसर हो जाएगा। सेम मोमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। ये थोड़ा सा हम आपके लिए छोड़ लें, थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है। इसमें से कुछ एक वर्ड है जैसे बंजी जंपर है, या फेदर फॉलिंग इन अ वर्टिकल ट्यूब दैट कंटेन्स अ वैक्यूम। ये थोड़ा सा तुम रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करना है इनको कि बंजी जंपर क्या होता है, ये अगर फेदर जो है वो वर्टिकल वैक्यूम ट्यूब के अंदर गिर रहा होगा तो क्या होगा, तमाम चीज़ों को सर्च करना है। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना कि फ़िज़िक्स का पेपर कर रहे हो ना तो अपना माइंड को ना टेक्निकली सोचना है। इंग्लिश का पेपर नहीं करना है हमने, फ़िज़िक्स का पेपर करना है, तो टेक्निकल चीज़ों को लेके आनी है, टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, टेक्निकल बंदा बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द वुमेन रन्स 2 किलोमीटर्स फ्रॉम X to Y एंड 20 मिनट्स। X to Y 2 किलोमीटर रन करें 20 मिनट्स लगे, दैन रेस्ट एट Y एट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स रेस्ट कर रहा है इसने, फिर वो शी दैन रन 10 मिनट्स फ्रॉम 10 मिनट्स लगे मज़ीद, और फिर जो है व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द जर्नी ऑफ X to Z। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वहाँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती है बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल अच्छा इन्होंने 1.6 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आप ले लोगे वो 2.4 किलोमीटर ले लोगे। एवरेज वेलोसिटी बोलिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का ख्याल करना है आपने। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं एक्स और जेड, ये एक्स से स्टार्ट हुआ था, जेड पे एंड हुआ था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2.4 किलोमीटर्स की हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सिंगल लाइन के अंदर होती है, तो कुछ लोग ये गलती करेंगे वो ये वाला लेंगे, वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2.4 किलोमीटर्स, टोटल टाइम आपको लगा है 10 मिनट्स, 20 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट्स, यानी 40 मिनट्स सेकेंड। दोनों को डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 इज़ एन ईजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं इसमें क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं लिखते। क्वेश्चन कहता है अ साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड accelerates to
12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लोग समझते हैं शायद एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन स्पीड है, यूनिट देखा करो। टाइम है 6 सेकेंड। विच एक्सप्रेशन गिव द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी है 12, इनिशियल वेलोसिटी है 8, टाइम है 6 सेकेंड। सॉल्व नहीं करना है इसे, सिर्फ यहाँ तक करना है। आंसर देखो, सी आंसर हो जाएगा। 51 डिस्कस हो चुका। 52 इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि कुछ चैलेंजेस होने चाहिए आपके लिए। 53 बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। 54 है, फिर 2 क्वेश्चन हमारे रहेगा 53 54। लेट्स डिस्कस 53 देन। 2 identical objects begins to fall from rest. One object falls from 200 meters above the Earth's surface, and one object from 200 meters above the Moon's surface. 1 second after they started to fall, both objects are still accelerating. There is no atmosphere. Air resistance नहीं है. No atmosphere का मतलब है no air resistance. And the weight of the object is constant. Which law describe the motion of object at this time? भाई देखो, सिंपल सी बात है। एक है अर्थ, दूसरा है मून। अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून पे होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन जैसे जैसे कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है, जैसे मैं अर्थ की बात ही करूँ, अगर एक्सेलरेशन कब कम होती है? जब एयर रेजिस्टेंस आपकी जो है एक्ट करती है। लेकिन अगर वो बोल रहा है नो एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस ही एक्ट नहीं कर रही। और जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही तो क्या एक्सेलरेशन कम होनी चाहिए? तो कॉमन सेंस बोलता है कि एक्सेलरेशन कम नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ही तो होती है जो एक्सेलरेशन को कम करती है। तो इससे पता चला कि एक्सेलरेशन जो है अर्थ पे तो चेंज नहीं होगी। इसी तरह जब मून है, सॉरी, उसने एक बार बड़े मज़े की बात बोली, मुझसे एक चीज़ मिस हो गई। उसने बोला है देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून के ऊपर एक्सेलरेशन कम नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अर्थ के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है या नहीं? यस, उसने अर्थ के बारे में कुछ नहीं बोला कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है कि नहीं है। तो आप यही एज्यूम करोगे कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वाकई अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के ऊपर एयर काम कर रही है, जबकि मून के ऊपर एयर काम नहीं कर रही है। तो मून के ऊपर जो है जैसे भी नीचे गिरेगा तब भी एक्सेलरेशन होगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ये अर्थ के ऊपर नीचे गिरने की कोशिश करेगा ना, एयर रेजिस्टेंस इसको काउंटर करेगी और वेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स व्हाट विल हैपन? आफ्टर फ्यू सेकेंड्स the acceleration of free fall on the earth would decrease and the moon will remain constant. इंक्रीज़ नहीं होती है भाई, कभी भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इंक्रीज़ नहीं होती है, डिक्रीज़ हो सकती है, कांस्टेंट रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 6 सेकेंड्स? एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 6 सेकेंड्स आपने निकालनी है, ठीक है भाई। The skier slides down a slope. The diagram shows his speed varies with time. What is the average acceleration during the 6 seconds? Speed time graph है। एवरेज एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए एवरेज स्पीड आपको पता होनी चाहिए, सही है भाई। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये थोड़ा सा जो है हमारा एक टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक छोटी सी नसीहत ये करूँगा, फिर एक दफ़ा खुद से ट्राई करना है कि जिस बंदे ने ये कर लिया ना, वो उसको समझो कि मोस्टली सवाल आ गया, ये समझ लो, ठीक है। वैसे तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखो कि स्पीड यहाँ पे जो है ऐसी हो रही है और स्पीड एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो गई, तो स्पीड बढ़ रही है और फिर स्पीड कम होके कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो एवरेज आपने निकालना है इसका। एक्सेलरेशन आपकी पहले ज़्यादा है, फिर एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाएगी, तो इसका एवरेज आउट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम थोड़ा सा ये चैलेंज के तौर पे आपको छोड़ना है, लेट्स सी कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता, और फिर इसको इंशाल्लाह जो है हम डिस्कस करेंगे हमारी जो क्वेरी क्लास होगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस। लेट्स अ चैलेंज क्वेश्चन, आपके लिए ये चैलेंज क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है।
अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं उन सब के मार्किंग स्कीम्स आपके सामने मौजूद हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ ही हमारा काइनेमेटिक्स का जो है, जो थ्योरेटिकल जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो कम ख़त्म होता है। हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके साथ इसके थ्योरी के पार्ट को डिस्कस करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के, ठीक है। अराउंड 13 क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से ज़्यादा होंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ही होगा, लेकिन ये कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपके उसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।